नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब एक बहन ने पैसों के घमंड में छोटी बहन को दिखाया नीचा तो ऐसा क्या हुआ कि उसके होश उड़ गए। आज सुबह जब मुंबई से लौटने के बाद विभा ने बतलाया कि 2-3 दिन में रमा दीदी अपनी बेटी नेहा को लेकर हमारे पास आने वाली हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हमेशा छोटे शहर और वहाँ के लोगों को तुच्छ और हीन समझने वाली रमा दीदी ने अचानक हमारे पास आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। रमा दीदी के आने की बात सुनकर मैं उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हो गई। तैयारियां करते करते ही मैं रमा दीदी के ख्यालों में खो गई। रमा दीदी मेरे सगे ताऊ जी की लड़की थी। संयुक्त परिवार होने के कारण हमारा बचपन भी साथ साथ ही बीता, पर रमा दीदी का व्यक्तित्व सदा ही मुझ पर हावी रहा। ताऊ जी का घर के बड़े बेटे होने के कारण पूरे परिवार पर वर्चस्व रहा। ताऊ जी के रौब से मेरे पिताजी भी हमेशा आक्रांत रहे। उनके लिए अपने बड़े भाई की किसी भी बात का विरोध करना तो दूर, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अपने बड़े होने का फ़ायदा भी ताऊ जी ने खूब उठाया। चाहे घर का व्यापार हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रश्न अथवा परिवार में किसी विषय पर निर्णय करने का प्रसंग, सब कुछ ताऊ जी की मर्जी से ही होता था। ताऊ जी ने अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए बड़े शहरों के महंगे हॉस्टल में भेजा, पर जब हमारी बारी आई तो यह कहकर नहीं जाने दिया कि अब अपने यहाँ भी अच्छे स्कूल खुल गए हैं, तो बेकार ही इन्हें बाहर भेजने की क्या ज़रूरत। रमा दीदी देखने में तो सुंदर थी ही, फिर उस ज़माने में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने और हॉस्टल में रहने के कारण स्मार्ट और दबंग भी बहुत हो गई थी। बड़े होने पर उनकी शादी की चर्चा होने लगी तो उन्होंने ताऊ जी को स्पष्ट कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर छोटे शहरों में शादी नहीं करेंगी। वह शुरू से ही ताऊ जी की विशेष लाडली थी, अतः ताऊ जी ने उनकी इच्छा अनुसार दौड़ धूप कर उनका संबंध मुंबई में तय कर दिया। रमा दीदी के ससुराल वाले आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। सुनील जीजा जी का अपना जवाहरात का व्यवसाय था। रमा दीदी की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। ताऊ जी ने भी अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्च किया। मुंबई में शादी होने के बाद तो रमा दीदी को इतना गुरूर हो गया कि वे हमें स्वयं से और भी तुच्छ व कमतर समझने लगी। अक्सर हमारा मजाक उड़ाते हुए कहती, भाई स्मॉल टाउन में रहने से आदमी की सोच भी बहुत पिछड़ जाती है। हमारे मुंबई की तो बात ही अलग है। वहाँ के लोग बहुत मॉडर्न और एडवांस हैं। छोटे शहरों में तो जीवन कछुए की रफ्तार से रेंगता है। रमा दीदी का बात करने का तरीका शुरू से ही इतना प्रभावशाली रहा कि उनसे प्रभावित होकर मैं उन्हें ही अपना आदर्श मानने लगी। रमा दीदी की शादी के 2 साल बाद जब मेरे विवाह की भी चर्चा होने लगी तो रमा दीदी के रंग में रंगी मैं भी बाबूजी से यही कहने लगी कि मेरी शादी भी रमा दीदी की तरह बड़े शहर में करें। 1-2 वर्ष तक तो बाबूजी ने भी मेरी इच्छा अनुसार बड़े शहर में लड़का ढूंढने का भरसक प्रयास किया, पर कहीं बात नहीं बन पाई। इसी बीच नीलेश का रिश्ता आया। नीलेश कोटा में एमडी करने के बाद सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। उनका छोटा सा परिवार था जिसमें उनके अभिभावक और एक छोटी बहन शामिल थे। वे लोग रमा दीदी के ससुराल वालों की तरह बहुत धनाढ्य तो नहीं थे, पर अच्छे खाते पीते संस्कारी लोग थे। हालांकि नीलेश से मिलने, उनसे बात करने के बाद चाहते हुए भी मैं उनमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाई। फिर भी मेट्रो सिटी में संबंध न हो पाने की कसक मुझे कुछ समय तक तो बहुत कचोटती रही। अंततः बाबूजी तथा परिवार में सब लोगों की इच्छा के आगे मुझे मन मारकर इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी। मेरी शादी में रमा दीदी 3-4 दिनों के लिए ही आईं, वह भी बहुत मनुहार के बाद। उन 4 दिनों में भी उन्होंने न जाने कितनी बार मेट्रो सिटी में मेरा विवाह नहीं हो पाने की चर्चा करते हुए न केवल मेरी दुखती रग को छेड़ा, बल्कि हर बार मुझे स्वयं से हीन होने का बोध कराया। नीलेश जब दूल्हा बनकर आए तो सभी ने उनके आकर्षक व्यक्तित्व की दिल खोलकर प्रशंसा की। एकमात्र रमा दीदी ही ऐसी थी जो उनकी तारीफें करना तो दूर, उनका मजाक उड़ाने में वहाँ भी पीछे नहीं रही। झट से बोली, ठीक है, लड़का देखने में अच्छा है, पर उसमें स्मार्टनेस की कमी है। वैसे भी छोटे शहरों के सर्विस क्लास लोगों के रहन सहन व्यवहार की बड़े शहरों में रहने वाले बिजनेसमैन से क्या तुलना हो सकती है।
शादी के बाद शुरू में तो नए घर, नए लोग और अपने पूर्वाग्रह के कारण मुझे नए माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने में कुछ समय लगा। रमा दीदी के विचारों का साया अदृश्य रूप से मेरे मानस पटल पर मंडराता रहा, पर धीरे धीरे नीलेश व उनके घर वालों की आत्मीयता और स्नेह को पाकर मेरी सोच में परिपक्वता आने लगी। जब भी मैं मेट्रो सिटी के कल्चर और चकाचौंध की बात करती तो नीलेश हमेशा मुझे समझाते, आभा तुम छोटे शहर में पली बढ़ी हो और छोटे शहर में ही तुम्हारी शादी हुई है। यह हीन भावना अपने मन से निकाल दो। कोई भी व्यक्ति अपने शहर या पहनने ओढ़ने के ढंग से मॉडर्न नहीं होता, बल्कि अपनी शिक्षा, सोच और व्यापक दृष्टिकोण से ही व्यक्ति सही अर्थों में आधुनिक कहलाता है। मुझे लगता है कि रमा दीदी का तुम पर इतना हौवा छाया हुआ है कि तुम व्यर्थ ही स्वयं को उनसे तुच्छ और हीन समझती हो, जबकि मैं तो समझता हूँ कि तुम अपने गुणों, संस्कारों और शिक्षा दीक्षा में उनसे 19 नहीं बल्कि 21 ही हो। बस ज़रूरत है तो अपने स्व को पहचानने की। नीलेश के उत्साहवर्धक विचारों और मार्गदर्शन से धीरे धीरे मेरी हीन भावना कम होती गई। इस बीच रमा दीदी के नेहा और कुणाल का तथा मेरे विभा और राहुल का जन्म हुआ। जब भी मैं पीहर जाती रमा दीदी से मुलाकात हो ही जाती। रमा दीदी पीहर में मन नहीं लगने के कारण 5-7 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। उम्र के साथ साथ रमा दीदी का अहंकार कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा था। आते ही कहती, भाई इस छोटे शहर में मेरे बच्चों का मन नहीं लगता, यहाँ तो इनके लिए कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, इसलिए आते ही वापस चलने की रट लगा देते हैं। जब तक छोटे हैं और मेरे कहने में हैं तब तक तो जोर ज़बरदस्ती करके इन्हें ले आती हूँ, पर थोड़े बड़े होने पर ये लोग क्या मेरी बात मानेंगे? फिर मेरी ओर देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहती, तुम्हारे तो आराम है, तुम्हें यह सब प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर में आने से तुम्हारे बच्चों को भला क्या परेशानी होती होगी, और तुम्हारी हैसियत भी यहीं की तरह है। रमा दीदी जब पिछली बार आई तो अपने बच्चों की ही तारीफ करती रही। नेहा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद अपना बुटीक खोल लिया था। रमा दीदी उसके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। सभी के सामने बड़े गर्व से कहती, नेहा तो इतनी व्यस्त रहने लगी है कि सुबह 9 बजे घर से निकलती है तो रात में 10 बजे से पहले घर में नहीं घुसती। इतनी छोटी उम्र में ही उसने बहुत नाम कमा लिया है। कुणाल भी अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगा है। फिर मुझे पूछा, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे शहरों में तो इतने कोर्स थोड़े ही होते हैं। जब मैंने उनको बताया कि विभा MBBS करके MD कर रही है और राहुल भी IIT में 3rd ईयर में आ गया है, तो रमा दीदी का चेहरा एक बार तो बच्चों की प्रगति के विषय में सुनकर उतर गया था, पर तुरंत ही अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए बोली, अच्छा ही है, तुम्हारे बच्चे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आखिर उन्हें जो कुछ करना है अपने बल पर ही करना है। बिजनेस वालों की बात दूसरी हो जाती है। हमें बच्चे बहुत पढ़े इसका टेंशन नहीं करना पड़ता, बड़े होकर आराम से अपने जमे जमाए धंधे में लग जाते हैं। लेकिन छोटे हैसियत वाले लोगों में यही प्रॉब्लम होती है। 3 माह पूर्व ताऊ जी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर रमा दीदी जब सब परिवार आई तो उनके बच्चों से मिलने का मौका मिला। बड़े होने के साथ उनके बच्चों के नाच नखरे और भी बढ़ गए थे। जितने दिन वे रहे हर बात में छोटे शहरों का मजाक उड़ाते रहे। नेहा की हालांकि विभा से ठीक पटती थी, फिर भी वह विभा के कपड़ों, चाल ढाल पर कोई ना कोई टिक्का टिप्पणी किए बिना नहीं रही। मुझसे भी बोली, एक बार छुट्टियों में विभा और राहुल को हमारे पास भेज दें, उन्हें भी बड़े शहरों का एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा 15 दिनों में ही मैं विभा को इतना ग्रूम कर दूंगी कि जब वो आपके पास आएगी तो आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगी। नेहा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली। फिर विभा से कहा, तुम्हारे शहर में तो रात को 10 बजते ही सन्नाटा छा जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो लाइफ ही 10 बजे के बाद शुरू होती है। हम लोग अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं, डिस्कोज जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। फिर उसने विभा को मुस्कुरा कर पूछा, विभा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? नेहा की बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। रमा दीदी को मैंने इस विषय में आगाह करना चाहा। दीदी, आपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि नादानी में इनके पांव कहीं फिसल न जाए? रमा दीदी मेरी बातों को हंसी में उड़ाते हुए बोली, अरे आभा, यही तो मेट्रो सिटी कल्चर है, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ अपने कुएं से बाहर निकल कर देखो
कि दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। रमा दीदी के उत्तर को सुनकर मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने नाहक उनका शुभचिंतक बनने का प्रयास किया। रमा दीदी और उनके बच्चे जाते जाते मुझे और बच्चों को मुंबई आने का बहुत बार कह कर गए थे, पर बिना किसी खास वजह के हमारा जाना नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह अचानक ही विभा का अपने हॉस्पिटल की ओर से किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुंबई जाने का कार्यक्रम बन गया। रमा दीदी बहुत दिनों से बच्चों को बुला ही रही थी, अतः जब मैंने उन्हें फ़ोन पर विभा के प्रोग्राम की इत्तला दी तो वे बहुत खुश हो गईं। उन्होंने विभा को अपने पास ही ठहरने की ताकीद भी की। विभा चूँकि अपने सीनियर्स के साथ जा रही थी, अतः वह 3 दिन तक, जब तक कॉन्फ्रेंस चली, अपने ग्रुप के साथ ही ठहरी। उसकी कॉन्फ्रेंस समाप्त होने पर रमा दीदी ने उसके इंचार्ज से बात कर विभा की 4-5 दिनों की छुट्टियां मंजूर करवा ली थी, अतः बाद में वह उनके घर रहने चली गई। विभा जब तक रमा दीदी के घर रही, उन्होंने उसे बहुत घुमाया फिराया और उसका बहुत ख्याल रखा। विभा से जब भी बात होती वह रमा दीदी और जीजाजी की तारीफ करती नहीं थकती थी। पर जब मैंने नेहा और कुणाल के विषय में पूछा तो उसने बताया कि कुणाल तो अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गया है और नेहा भी उसको कुछ उखड़ी उखड़ी सी लगी। वह प्रायः अपने कमरे में बंद रहती है। विभा से बस 2-4 मिनट औपचारिक बातें करके फिर अपने कमरे में चली जाती है। रमा दीदी ने स्वयं ही अपनी बेटी की बेरुखी की सफाई देते हुए विभा को बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण नेहा बुझी बुझी सी थी। रमा दीदी उसको कई बार डॉक्टर को दिखाने का कह चुकी हैं, पर वह हर बार उनकी बात अनसुनी कर देती है। उन्होंने विभा को जब उसका चेकअप करने का आग्रह किया तो पहले दिन तो नेहा ने साफ मना कर दिया, पर 2 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह लगातार कई बार उल्टियाँ कर चुकी। तो रमा दीदी को अंदेशा हुआ कि कहीं उसको पीलिया तो नहीं हो गया। उस दिन उन्होंने नेहा को ज़बरदस्ती डांटते हुए विभा से चेकअप कराने के लिए बाध्य किया, तो हार कर नेहा को उनकी बात माननी पड़ी। रमा का मुआयना करने के बाद विभा को लगा कि मामला कुछ और ही था। उसने जब अकेले नेहा से बात की तो उसने बताया कि 4 महीने से उसके पीरियड्स नहीं हुए हैं। उसने विभा को अब तक डॉक्टर को नहीं दिखाने की वजह भी यही बताई कि कहीं डॉक्टर ने उसके पापा को सब कुछ बता दिया तो पापा उसका जीना मुश्किल कर देंगे। नेहा ने विभा को कोई टैबलेट देने को कहा जिससे उसे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, पर विभा ने उसे बताया कि समय बहुत अधिक निकल जाने के कारण अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नेहा का मुआयना करने के बाद जब रमा दीदी ने विभा से बीमारी के विषय में पूछा तो न चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ा। रमा दीदी के तो होश ही उड़ गए। वह काफ़ी देर तक सिर थामे बैठी रही। अविरल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा की ओर आग्नेय नेत्रों से देखते हुए बोली, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हमारी दी हुई छूट का ऐसा दुरुपयोग करेगी। हमारा इतना बड़ा परिवार है, यदि किसी को जरा सी भी भनक लग गई तो हम घर परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नेहा भी हालांकि मन ही मन तो घबराई हुई थी, फिर भी सहज होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी, इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हैं। ठीक है, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर अब क्या हो सकता है। नेहा ने जब किसी और डॉक्टर से बात करने का प्रस्ताव रखा तो विभा से चुप नहीं रहा गया। वह बोली, नेहा तुम इस बात को इतनी लाइटली मत लो। तुम्हारे 4 महीने की प्रेगनेंसी है, ऐसे में अबॉर्शन करवाना वैसे भी आसान नहीं है। फिर किसी अनजान डॉक्टर के चक्कर में पड़कर कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। विभा की बात सुनकर वे लोग चिंता में डूब गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद विभा ने अपने मन की बात कही, मौसी यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे सीनियर डॉक्टर बहुत योग्य और समझदार डॉक्टर हैं। मुझ पर उनका विशेष स्नेह है। मैं आग्रह करके नेहा की समस्या को सुलझाने के लिए कहूँगी। बस यह आप देख लें कि हमारे छोटे शहर के हॉस्पिटल में नेहा रह पाएगी कि नहीं। अपनी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपको वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरे आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मौसा जी या आपके परिवार वालों को भी कोई शक नहीं होगा। विभा के प्रस्ताव को सुनकर रमा दीदी और नेहा की आंखें भर आई। रमा दीदी ने तो भावुक होकर विभा का हाथ पकड़ते हुए कहा, विभा, आभा ने तुमको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुम बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर इस समस्या से छुटकारा दिलाने की इतनी बड़ी बात कर रही हो। विभा, मैं हमेशा तुम लोगों के स्मॉल टाउन मेंटेलिटी का मजाक उड़ाया करती थी,
अपने मेट्रो सिटी कल्चर के अहम में डूबी। मैं तुम लोगों को हमेशा पिछड़ा हुआ और हीन समझती थी, पर आज तुम्हारी समझदारी और सोच को देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में हम लोग ही तुमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं तो अपने अहम और घमंड में डूबी, न तो अपने बच्चों की सही परवरिश कर पाई और ना ही उन्हें अच्छे संस्कार दे पाई। अब तुमसे क्या छिपाऊं, यह बात बिल्कुल सही है कि अहंकारी और दूसरों को हीन व तुच्छ समझने वाला व्यक्ति अंततः औंधे मुंह आकर ही गिरता है। कहते कहते रमा दीदी रो पड़ी। रमा दीदी की बातें बताते बताते विभा की भी आंखें नम हो आई। मुझसे बोली, मम्मी आप बचपन में हम पर जो अनुशासन रखती थी ठीक ही करती थी। उस समय तो जब नेहा और कुणाल को मौज मस्ती करते देखते तो उनकी लाइफ स्टाइल से हम बहुत प्रभावित होते थे। उस समय आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी, पर इस बार नेहा और कुणाल को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ग्लैमर और भौतिक चकाचौंध के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सब कुछ सुनकर मेरा मन भी कसैला ही हो गया। मैं सोच रही थी कि रमा दीदी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पानी उनके सिर के ऊपर से निकल चुका था। बार बार एक ही बात मेरे मन में आ रही थी कि अंततोगत्वा छोटे शहर में छोटे लोगों के पास बाध्य होकर आने में रमा दीदी के हृदय पर क्या बीत रही होगी। बड़े शहरों के चकाचौंध में जो लोग खो जाते हैं और अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।